दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड की आवाज़। आज का हमारा विषय है, जिस विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, मज़दूरों के ऊपर। कि भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने इस देश में मज़दूरों को गला घोटने का काम किया। 24 जुलाई 1991 को भारत सरकार ने एक बजट पेश किया। उस समय पर कि सरकार जो नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उन्होंने इस बजट को पेश किया था। और उस बजट में उन्होंने एक जो है, जिनको कम बोलने वाला प्रधानमंत्री कहा जाता था, उस समय पर बहुत सारे लोग ये कहते थे कि मनमोहन सिंह बहुत कम बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं। और जब कभी कोई मोबाइल अगर साइलेंट पे लगाना होता था तो लोग कहते थे मनमोहन सिंह मोड पर इसको लगा दो। मतलब कम बोलने वाले के नाम से भी वो चर्चित और मशहूर थे। वही कम बोलने वाले प्रधानमंत्री बाद में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में वो वित्त मंत्री थे और वो कम बोलने वालों वित्त मंत्री ने 18,650 शब्द उस भाषण में बोले थे। 18,650 शब्द, 1 घंटा और 35 मिनट उन्होंने भाषण बजट पर दिया था। और लोग कहते थे कम बोलते हैं। उस बजट में उन्होंने फाइनली एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जो नीतियां लागू करने के लिए उन्होंने एलपीजी को लागू करने का काम किया और प्रस्ताव को रखा। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण, इन तीनों पॉलिसियों को इन्होंने लागू किया। और इस देश के अंदर बहुत बड़े लेवल पर निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। सरकारी उपक्रमों को प्राइवेटाइजेशन में तब्दील किया गया। प्राइवेट बड़े बड़े उद्योगपतियों को, धन्ना सेठों को देने का काम शुरू कर दिया गया। और इस देश के अंदर जो कारखानों में, छोटे उद्योगों में, मझोले उद्योगों में और बड़े उद्योगों में जो काम करने वाले जो मज़दूर हैं, उन लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय और उनका गला घोटने का काम इस बजट सत्र ने और इन नीतियों ने किया। क्योंकि एलपीजी के माध्यम से, निजीकरण के माध्यम से इस देश के अंदर जो उद्योगपति हैं, उन लोगों को बहुत सारी छूट केंद्र सरकारें ने दी और सुविधाएं दी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बहुत सारे कानूनों में उन्होंने ढील दी, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर में जो उद्योग धंधे हैं, उनमें, उन उद्योग धंधों में मज़दूरों का हाल बुरा हाल हो गया और मज़दूरों की कोई सुनने वाला नहीं है। मनमानी तरीके से वो मज़दूरों को दिहाड़ी पर रखेंगे, कब किसको निकालना है, किसको रखना है, ये सारा का सारा उनके हाथों पे। क्योंकि वो अगर लेबर कमिश्नर के पास या श्रम विभाग में जाते हैं तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये जो खेल चल रहा है, ये खेल वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी ने जो फाइनली इसको लागू करने का काम नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे उनकी सरकार में शुरू किया, ये खेल उसके पहले से मज़दूरों के साथ शोषण करने के लिए बहुत सारे अलग अलग संगठन और पार्टियों ने भी किया। मैं आपको बता दूं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अक्टूबर 1925 में कानपुर में एमएन राय के माध्यम से इस पार्टी की स्थापना हुई। इस पार्टी ने भी इस देश में बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन किया, संगठन खड़ा किया। और एक समय देश में आया कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी की लहर, और इन्होंने सर्वहारा की बात किया, लकड़हारा की बात किया, बुर्जुआ वर्ग के विरोध में इन्होंने। तो इस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत बड़े लेवल पर इस देश में पूंजीपतियों के खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण के खिलाफ और ख़ास तौर पे पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में इन्होंने आंदोलन चलाया और उस आंदोलन को साम्यवादी आंदोलन कहा। लेकिन दोस्तों, ये बात समझने की ज़रूरत है
कि 1925 से लेकर के अभी 1925 में ये मामला शुरू हुआ और अभी 2025 आने वाला है। लगभग 100 साल इस पार्टी को हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन चलाए और जो आंदोलन के मुखिया थे इन पार्टियों के, वो खुद साम्यवादी आंदोलन की बात करते थे। लेकिन असमानता को मानने वाले, वर्ग को मानने वाले, वर्गवाद को मानने वाले लोगों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इसलिए भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन सफल नहीं हुआ। वो पूंजीवाद का विरोध तो करते थे, लेकिन पूंजीवाद का आंतरिक तरीके से वो समर्थन भी करते थे। अगर इनके सांसद या मेंबर पार्लियामेंट जीतकर भी संसद में जाते थे तो संसद में वो पूंजीवाद का समर्थन करते थे और संसद के बाहर जनता के बीच में, क्राउड के बीच में, जो जनमानस है उसके बीच में पूंजीवाद का विरोध करते थे। ऐसी इनकी दोहरी नीति रही और इन्होंने भी इस देश के मज़दूरों का बहुत बड़े लेवल पर भावनात्मक दोहन किया और मज़दूरों को उनकी यथास्थिति में, मज़दूरों को गरीबी में और गुर्बत में जीने के लिए ही छोड़ दिया और उनका इस्तेमाल करते रहे। ये कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया में अलग अलग देशों में इनके आंदोलन सफल हुए। इन्होंने क्रांतियाँ की और क्रांतियों से सत्ताएं बदली, तख्ते पलट किए, लेकिन भारत में ये कुछ नहीं कर पाए क्योंकि इनकी ये दोहरी नीति का परिणाम था। लेकिन इन्होंने भावनात्मक तरीके से, चाहे जंगल में रहने वाला लकड़हारा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे इस देश का कल खानों में मजदूरी करने वाला मजदूर हो, चाहे किसान हो, बहुत बड़े लेवल पर इन्होंने प्रभावित किया। लेकिन इनकी दोहरी नीति ने इनका इस्तेमाल तो किया, लेकिन इनको न्याय और हक और इनको अधिकार और जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको फेल नहीं कर पाए। ये पूंजीवादी व्यवस्था को फेल नहीं कर पाए और स्थिति जस की तस रही क्योंकि इनकी नीतियां ही दोहरे चरित्र की बनी रही। इसलिए आज भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन लगभग मरणासन पर और ख़त्म होने की दिशा पर ही है, ये देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी ने ये बजट पेश किया और इसके बाद मनमोहन सिंह खुद 2004 में इस देश के कांग्रेस पार्टी के माध्यम से प्रधानमंत्री बने और इन्होंने निजीकरण को बहुत बड़े लेवल पर आगे लागू किया और आगे बढ़ाने का काम किया। और निजीकरण से ये हुआ कि इस देश का चाहे दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे फैक्ट्रियों में काम करने वाला हो, चाहे सफाई का काम करने वाला हो, चाहे किसी विभाग में कर्मचारी हो, जो आउटसोर्स के माध्यम से इन्होंने नया नाम दिया आउटसोर्सिंग, मतलब ठेकेदारी प्रथा को बहुत बड़े लेवल पर इन्होंने लागू किया। और ठेकेदारी प्रथा का मतलब बंधुआ मजदूरी कराने का काम इन्होंने किया और इस देश में मजदूरों का शोषण किया। और शोषण ही नहीं, जिस व्यवस्था के तहत इन्होंने ये लागू किया उससे इस देश का जो मजदूर वर्ग जो सपने देखता है कि मैं अपने बेटे को, अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा और इनकी अच्छी लाइफ दूंगा, इनको अच्छी सुविधाएं दूंगा, लेकिन आर्थिक हालातों की वजह से उसका पेट भरना मुश्किल होता है, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे रोजगार की दिशा में आगे नहीं बढ़ा सका। और इन लोगों ने और इनकी नीतियों ने इस देश के मजदूर वर्ग के लोगों का गला घोटने का काम किया, उनके परिवारों को सत्यानाश करने का काम किया। और आज जो मजदूर वर्ग किसी भी विभाग में, सरकारी विभाग में, फैक्ट्रियों में जो मजदूरी कर रहे हैं, जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से हैं या ठेकेदारी के माध्यम से हैं, वो आज भी 10-12 हज़ार रुपये में अपना जीवन गुजारने के लिए मजबूर हैं। और इस देश के अंदर ये साम्यवादी और संघर्ष करने वाले और बोलते हैं हम किसानों के हित की बात करने वाले, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मजदूरों का और इस देश की जनता का गला घोटने का ही काम किया। और बहुत बड़े लेवल पर शोषण आज भी जारी है। ये कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ इस देश में इस निजीकरण को लागू किया और संविधान की अलग अलग धाराओं में तब्दीली इन्होंने की, अमेंडमेंट किया संविधान में, और संविधान को क्षति भी पहुंचाने का इन लोगों ने काम किया। आज
वही काम बीजेपी कर रही है और कांग्रेस उन पर आरोप लगा रही है। मैं कांग्रेस के लोगों से ये सवाल करता हूँ कि जो बीज आपने बोया, जो आपने रास्ता तय किया और रास्ता शुरू किया, वो रास्ता जो है तो आपने शुरू किया था, उस पर बीजेपी चल रही है। मैं आपको बता दूं कि एक बार एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटे संभल कर चलना, तो बेटे ने जवाब दिया कि पिताजी संभल कर तो आपको चलना है, मुझे तो आपके पदचिन्हों पर चलना है। जो कार्य कांग्रेस ने किया उसके पदचिन्हों पर आज बीजेपी कार्य कर रही है और ये सारा का सारा मामला फैल रहा है। और इस देश में आउटसोर्स कर्मचारी हों, चाहे मजदूरी प्रथा, बंधुआ मजदूरी आज भी इस देश में लागू है और लोगों को बंधुआ मजदूरी के तौर पर रखा जाता है। बहुत सारी खबरें इस देश के अंदर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो आने ही नहीं देता है और इस देश में मजदूरों का गला घोटा जाता है। दोस्तों, मेरी बात, इन बातों को समझने की ज़रूरत है और इस देश के मजदूरों का बुरा हाल आज भी है और उनके परिवार के, उनके बच्चों का जो भविष्य है वो शून्य की तरफ जा रहा है। उनके बच्चे कोई IAS, IPS, कलेक्टर, IG, DIG, इंजीनियर नहीं बन रहे हैं, वो भी मजदूरी करने के लिए भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं और उनका भी शोषण किया जा रहा है। तो इसलिए प्रत्येक मेरे भाई लोगों को ये बात समझनी होगी और समझ करके अलग अलग लोगों तक ये बात पहुंचानी होगी कि जो शोषण किया जा रहा है इन सरकारों के माध्यम से। अभी बीच में एक बार उड़ते हुए खबर आई थी सोशल मीडिया पर कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों का, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट में 20-20 साल, 15-15 साल से लोग अपनी ज़िंदगियां दांव पर लगा करके काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियां लगा दी, खपा दी। लेकिन इन सरकारों ने उन लोगों का बहुत बुरा हाल कर रखा है, आर्थिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। और इन सरकारों को कि सामने धरना प्रदर्शन होता है तो लाठीचार्ज किया जाता है और इस देश के अंदर दोहरी राजनीति का मापदंड किया जाता है। राजनीति इस देश के अंदर होती ही नहीं है। इस देश के अंदर कूटनीति और उखाड़ नीति का कार्यक्रम चलता है। जो भी पार्टी के लोग आए, उन लोगों ने इस देश के अंदर समावेशिक विकास जो संविधान में है, जो भारतीय संविधान में प्रोविजन है, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करता है। बात तो सभी करते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, समावेशी विकास की, लेकिन एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट किया जाता है और इसकी वजह से ये देश आज तक तरक्की नहीं कर सका है और ये देश विश्व गुरु घोषित किया जा रहा है। लेकिन इस देश के अंदर मजदूरों के ये हालात हैं, शिक्षा व्यवस्था लचर हो रही है, रोजगार धंधे खत्म हो रहे हैं और ख़ास तौर पे जिन मजदूरों के कर्मों से और उनकी मेहनत से जिन मजदूरों ने इस देश को बनाया है और खड़ा किया है, आज सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ अन्याय किया जा रहा है और कोई भी सरकार उनके हित की बात करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि इनको लूटने से फुर्सत नहीं है। ये जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र मात्र लूट तंत्र में इन्होंने तब्दील कर दिया है और कांग्रेस और बीजेपी और दूसरी जो पार्टियां हैं आज संविधान खेल रही हैं। वो उसको कह रहे हैं तुमने संविधान ख़त्म करने का प्रयास किया, वो तुमको कह रहे हैं तुम ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हो। ये संविधान खेल रहे हैं। इनको इस देश के संविधान से और संवैधानिक हकों से और इस देश की जनता के संवैधानिक जो हक और अधिकार हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्नों में आप लोग दर्ज हो रहे हैं। इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। आने वाली पीढ़ियां इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से इस देश के अंदर दोहरे मापदंड के साथ इस देश के साथ सत्ता और शासन के लोग चल रहे हैं और चला रहे हैं, ये दोहरा मापदंड हमें और हमारे देश को और इस देश के लोगों को कभी तरक्की करने नहीं देगा और ये देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता है। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, दर परत हम बातें उठाएंगे। आपने मेरी बात को सुना है, समझा है और हालात जो ज़मीन पर है उसको समझने का प्रयास भी किया है और आप समझते भी हैं। ये बात मेरी लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, कमेंट करिए। आपकी प्रतिक्रिया हमें ज़रूरी है और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है। ये लड़ाई मजदूरों के हक के लिए और प्रत्येक इस देश में दूसरा आदमी मजदूर का बेटा है। 5 से 10 से 15% लोग इस देश के अंदर पूंजीवादी लोग हैं, बाकी सब के सब मजदूर वर्ग है जो मेहनत करता है और खाता है।
आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है, आपका धन्यवाद है। नमस्कार।